हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर कवर कर रहे थे जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, और उसका जो पहला क्लास है, पहले क्लास में सर हम लोगों ने क्या कवर किया था। पहले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप क्या क्या है। एंड हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया था, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है। मैंने आपको बोला था कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है जो कि 7 मार्क का है। और अगर आप अपना टोटल कंटेंट देखोगे ना, वो भी 7 to 8 पेज का, यानी कि पर पेज आप सोच सकते हो कि 1 मार्क आपका आता है। ओके, इसमें से हमेशा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो आपको लिखना है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और इसमें लिमिटेड टॉपिक्स है, तो आपको पूरा का पूरा जितने भी 7 पेजेस में जितने भी टॉपिक है ना, जितने भी हेडिंग है, वो सारे के सारे कवर करके जाना है। सो ऑलरेडी पहले क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कवर कर लिया है, दैट इज स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाउअडेज। सेकंड है क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पिछले टर्म में आ चुका है जून 2024 में, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो आज की क्लास में जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले। सो पहला जो आपका टॉपिक है वो हम कवर करेंगे आज के क्लास में, वो है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर आज के डेट में जो इतना बड़ा बन गया है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो रोल इतना बड़ा हो गया है आज के डेट में, वो क्या स्टार्टिंग से ही, जब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इवॉल्व हुआ, जब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले डेवलप हुआ तब से था, या फिर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द चेंजिंग बिजनेस सर्कमस्टेंसेस एंड थ्रू आउट द एजेस ये इतना बड़ा बन गया है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज के डेट में क्या करता है, इससे ही हम समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इवॉल्व कैसे हुआ। तो एक बार स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाउअडेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सर आज के डेट में क्या स्कोप है, ये जरा बताइए। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, ओके, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ रिवाइज करेंगे इसे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका स्कोप में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, यानी कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंट करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स राइट टाइम पे प्रेजेंट करना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन गोल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी मेन गोल है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है कि ये मेरे अंडर आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट ओनली कंसीडर विथ नॉट ओनली कंटेंट विथ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये और बहुत सारे काम करता है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपने अंडर ले लेता है, ये बोलता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मेरे ही अंडर आता है। उसके बाद आपका जो फेमस है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो भी रोल है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी मेरे ही अंडर आता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है, कॉस्ट कंप्यूटेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, ओके, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये तीनों इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है कि ये सारे तो मैं भी करता हूं, तो ये भी मेरे अंडर आता है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका मैनेजमेंट के स्कोप में आ गया है। ओके, उसके बाद जब भी कोई कंपनी बजट वगैरह बनाता है, या फिर जब भी कोई कंपनी फोरकास्ट करता है या फिर बजट बनाता है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है कि उसमें भी मैं मदद करता हूं, यानी कि बजटिंग एंड फोरकास्टिंग ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आता है। उसके बाद आपका कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, ओके, आपकी मटेरियल कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगा, उसके लिए जो डिफरेंट प्रोसीजर्स है, चाहे वो लेबल सेटिंग हो गया, चाहे वो ईओक्यू हो गया, उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो। लिफो फिफो का जो मेथड था, मटेरियल को कैसे कंट्रोल करेंगे, ओके। सिमिलरली आपकी लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका भी कॉस्ट, ठीक है, उसका भी जो प्रोसीजर है वो भी आपका क्या होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसाइड करता है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट काम आज के डेट में जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज है वो ये है कि
टाइम टू टाइम हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करना है, टाइम टू टाइम हमें रिपोर्ट देना है किसी साथ टॉप मैनेजमेंट को, सो दैट दे कैन टेक द राइट डिसीजन फॉर आवर बिजनेस। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसी में ज्यादा फोकस करता है कि हमें टाइम टू टाइम बिजनेस का डिसीजन, बिजनेस का जो रिपोर्ट है, बिजनेस में आजकल क्या चल रहा है, वो टाइम टू टाइम पीरियडिकल रिपोर्ट्स बना के मैनेजमेंट को देना, सो दैट दे कैन टेक द राइट डिसीजन फॉर आवर बिजनेस। ओके ओके सर। उसके बाद मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, डिफरेंट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ये फॉलो करता है जिसमें कंपनी के रिसोर्सेस एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस हो सके, ये सब भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस करता है। उसके बाद टैक्स अकाउंटिंग, आज के डेट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो काम है ना वो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हो चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि हर एरिया में आपको संभालना है, ठीक है। इसीलिए एक नॉर्मल अकाउंटेंट को शायद कम सैलरी मिलेगा, लेकिन एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगा। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टैक्स में भी आपका हेल्प करेगा। कंपनी को कौन सा टैक्स रूल, कंपनी को ये देखना है कि कंपनी जो भी जिस कंट्री में भी ऑपरेट कर रहा है उस कंट्री का टैक्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, टाइमली टैक्स फाइलिंग्स हो रहा है या नहीं, पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, ये सब कुछ चेक करना क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। उसके बाद आता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। कंपनी का इंटरनल असेसमेंट करना, कंपनी का इंटरनल ऑडिट करना, कंपनी का इंटरनल असेसमेंट करना, एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, कंपनी की जो ऑफिस है उसे सही तरीके से मैनेज किया कैसे किया जाएगा, ये भी फोकस करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, उसके बाद आपका आता है इंटरप्रिटेशन, जो भी रिजल्ट आया ना थ्रू योर इंटरनल फाइनेंशियल असेसमेंट या फिर इंटरनल असेसमेंट, उस रिजल्ट को एनालिसिस भी करना, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना, ये भी मैनेजमेंट के अकाउंटिंग का अंडर आता है। उसके बाद आता है आपका ऑफिस सर्विस, ऑफिस में एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। ओके, एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, एम्प्लॉय ऑफिस को कैसे सही तरीके से फंक्शन होगा वो चेक करना, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस सही से काम करने की नहीं उससे चेक करना, तो ये सब भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आता है। ओके, और उसके बाद जो लास्ट स्कोप है वो है इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट में जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो भी कैसे इवैल्यूएट करे, वो कैसे एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है, उसकी भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, ये भी क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो काम है ना, आज के डेट में ओनली अकाउंटिंग का जो मेन पर्पज है आज के डेट में ओनली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो फाइनेंशियल फिगर्स होते हैं ना बिजनेस का, सब उसी में फोकस नहीं है। ये पूरा बिजनेस का स्टार्टिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, कॉस्ट रिकॉर्ड करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिपोर्टिंग करना, ऑफिस को सही तरीके से मैनेज करना, ये सारे के सारे चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आता है। तो सर क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्टिंग में ऐसा ही था, या फिर जो अकाउंटिंग हम लोग यूज करते थे क्या वो स्टार्टिंग में ही ऐसा था, या फिर ये थ्रू आउट द ईयर इवॉल्व हुआ है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द ईयर ये इवॉल्व हुआ है। ओके, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग की जो इवोल्यूशन हुआ है, देखो आज के डेट में हम कितने स्मार्ट है, कितना एडवांसली डेवलप्ड है। ओके, अगर आप 10 साल की बात करोगे, अभी हमारे पास एआई आ चुका है, स्मार्टफोन, कैमरा, जो भी हाई एंड टेक्नोलॉजी वो सब कुछ आ चुका है, लेकिन 10 साल पहले हम थोड़े से बैकवर्ड थे, ठीक है। और 100 साल की बात करें तो 100 साल पहले 1990s में जब था ना हमारा, ओके, 19th सेंचुरी में हम लोग इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि क्या ऐसा एक फोन आ सकता है जिसमें सिर्फ स्क्रीन हो, जिसमें हम फोटो देख सके, कोई एक पर्सन दूसरी जगह है, कोई एक पर्सन एक जगह है, हम उससे बात कर सके, ये सब कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ह्यूमन का जैसे इवैल्यूएशन हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी ऐसे ही क्या हुआ है, इवैल्यूएशन हुआ है थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें ना सर, अकाउंटिंग कब से आपका 3300 BC से आपका अकाउंटिंग आ रहा है। ओके, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, सिर्फ अकाउंटिंग की अगर बात करें ना, 3300 BC से आपकी मैनेजमेंट, मतलब अकाउंटिंग का ये जो फंडा है ना कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ये थ्रू आउट द मतलब 3300 BC से पहले है। ओके, उस टाइम से चला आ रहा है। ओके, लेकिन आपकी अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग की बात करूं कि सर ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग कब आया, तो आप लोगों को पता होगा कि फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कौन है। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंटिंग। तो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लुका पैसिओली। ओके,
फादर ऑफ, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग या फिर फादर ऑफ फादर ऑफ अकाउंटिंग। ओके, फादर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग इन्हें ही बोला जाता है। इन्होंने बट जो डबल एंट्री सिस्टम होता है ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा डबल एंट्री सिस्टम, इन्होंने ही डेवलप किया था। ये एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने वो 1494 में किया था। ओके, 1494 में पहली बार इन्होंने क्या किया कि डबल एंट्री सिस्टम बोल के एक बुक निकाला, ठीक है, जिसमें वो डेबिट क्रेडिट वाला फंडा आया पहले से, और इन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। क्लियर? सो अकाउंटिंग यहां से डेवलप हुआ और इस स्टेज में यहां से लेके जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक के लिए अकाउंटिंग का मेन काम क्या था कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड करना। उसके बाद जो भी उसके अदर टूल्स है ना, चाहे वो एनालिसिस हो, चाहे वो समराइज हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, ये सब बाद में आया है। ओके, सो 1494 में लुका पैसियोली ने अकाउंटिंग का इन्वेंशन किया, डबल एंट्री सिस्टम का। इससे पहले अकाउंटिंग था लेकिन एक पर्टिकुलर मेथड नहीं था ना। जैसे राजा महाराजा के टाइम पे क्या था कि एक मुंशी होता था, ठीक है, जो कि राजा की हर एक रिकॉर्ड जो होता है ना, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, कहां से कितना कर मिल रहा है, उसे रिकॉर्ड करके रखता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन एक मॉडर्न और एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग जो पूरी तरीके से पूरे दुनिया में फॉलो किया जा सके, जो बोलते हैं ना कि प्रिंसिपल्स बनाना हो या फिर कॉन्सेप्ट थ्योरी बनाना हो, तो वो आपका आया 1494 में, जब लुका पैसियोली ने क्या किया, डबल एंट्री सिस्टम का, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया। ओके, अब सर अकाउंटिंग कैसे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे डेवलप हुआ? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड ही तो है सर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड है। बिल्कुल, पहले आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया, उसके बाद जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग धीरे धीरे अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो धीरे धीरे जितना बढ़ता गया, उसे आज के डेट में मॉडर्न टाइम में बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जितना भी इवॉल्व हुआ है ना, इवोल्यूशन हुआ है ना, उससे हम लोगों ने, या फिर अकाउंटिंग जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग फेडरेशन है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग, ओके, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग, IFAC, इन लोगों ने क्या किया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन को 4 स्टेजेस में, 4 एज में क्या किया है, डिवाइड किया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी इवोल्यूशन हुआ है ना, उसे थ्रू आउट द पीरियड 4 स्टेजेस में IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स, इसने क्या किया, 4 स्टेज में डिवाइड किया है। बिल्कुल। सो थोड़ा सा क्या क्या थ्योरी में लिखा हुआ है वो हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन ऑफशॉट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हैज ए स्पेसिफिक लिंकेज विद द कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ ही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पार्ट है, लेकिन वो कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ भी अपने आप को लिंक करता है। ओके, with the advent of time and the discipline of management accounting develop as a faculty and it is evolved as a profession. Okay, मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्रू आउट द टाइम हमारा डेवलप हुआ है। ओके, और इंटरनेशनल फेडरेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में अगर हम एक एक स्टेज की पूरी तरह से डिटेल में एनालिसिस करें ना स्टूडेंट्स, अगर हम ईच एंड एवरी स्टेज की डिटेल एनालिसिस करें तो एक पॉइंट हमें पता चलेगा कि थ्रू आउट द टाइम पीरियड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कोप है, वो बढ़ा है। जैसे कि हम लेंगे फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज हम किसे बोलेंगे सर, 1950 से पहले, 1950 से पहले अकाउंटिंग का हालत जो था ना, 1950 से पहले जो स्टेज था उसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेज। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेज आपका है प्रायर टू 1950s। द फर्स्ट स्टेज व्हिच इज ऑल्सो रेफर एज क्लासिक एरा, इसे बोला जाता है क्लासिकल एज और क्लासिकल एरा। ओके, द फर्स्ट स्टेज व्हिच इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल एरा इज द पीरियड where the focus was on cost determination and financial account. Okay, where the important or priority was focus was on cost determination and financial control. So आपका जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में अकाउंटिंग का मेन कुछ काम नहीं था। पहला काम था कि भाई
हमें कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना है, ओके, कॉस्ट निकालना है किसी प्रोडक्ट का, एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाना है, जो मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करता है। बिल्कुल। तो मैं बोलूं कि इस स्टेज में सिर्फ दो ही चीजें चलता था, फाइनेंशियल अकाउंट, ओके, एंड उसके बाद आपका आता है कॉस्ट अकाउंट। ओके, सो आपका फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, ये सिर्फ दोनों चीजें ही आपका आता था। ओके, सो द फर्स्ट स्टेज व्हिच इज आल्सो रेफर एज द क्लासिकल एरा is period where the focus was on cost determination and financial control। ये जो लाइन है, मतलब ये जो लाइन आपका अंडरलाइन हुआ है ना, हाईलाइट हुआ है ना स्टूडेंट्स, इससे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देना है। जब आप ये स्टेजेस, सपोज इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग आपका एग्जाम में आ गया, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इवोल्यूशन जब आया ना, तो फर्स्ट स्टेज में पहला जो पॉइंट है, जो मेन की पॉइंट है ना, की लाइन से, वो ये जो मैंने हाईलाइट किया, वो होना चाहिए, सो दैट एग्जामिनर को मार्क देने में आसानी होगा। ओके, तो यहां क्या बोला है, एट दिस स्टेज द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज ओरिएंटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस। यहाँ पे सिंपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल था कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जो बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे बनाना, उसे प्रेजेंट करना, ये था मेन काम। ओके, IFSC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट, डिस्क्राइब दिस पीरियड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज द टेक्निकल एक्टिविटी नीडेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंट्स, IFSC, describe this period of management accounting as the technical activity needed to achieve organizational objectives। Okay, managerial accounting before 1950 was mainly focused on determination of cost of the product। so पहले स्टेज में क्या था सर, पहले स्टेज में बहुत ही सिंपल था कि हम लोग कैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन रोल नहीं था कि हाउ टू फाइंड और हाउ टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद जो मेन पॉइंट आया, वो आया कि बिना फिनेंशियल कंट्रोल हम कैसे कर सकते। तो इन दोनों चीजों पे फर्स्ट एरिया में 1950 से पहले अकाउंटिंग का स्कोप बस इतना ही था। ओके, 1950 से 1965 तो क्या हुआ सर, 1950 से 1965 तक आते आते मैनेजमेंट में और एक चीज ऐड हो गया। ओके, पहले स्टेज में आपका सिर्फ था कि कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिकॉर्डिंग, कॉस्ट आउटपुट, कॉस्ट प्रिपरेशन और कॉस्ट कंप्यूटेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ सर, सेकेंड स्टेज में मैनेजमेंट ने अपना स्कोप थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया और थोड़ा सा ज्यादा वाइडली फोकस करने लगा। यहां पे जो मेजर फोकस था ना, सेकेंड स्टेज को आपका बोला जाता है द सेकेंड स्टेज इज रेफर एज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे बिजनेस में थोड़ा सा प्लानिंग एंड कंट्रोल आने लगा, क्योंकि 1950 से पहले मैक्सिमम जगहों पे क्या था, ब्रिटिश का राज था, ठीक है, यूरोप को छोड़ के। तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था तो रिकॉर्ड्स बहुत आ रहे थे। तो कंपनी का ये मेन रोल था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेनली कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे प्रोडक्ट का एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स करेंगे फॉर रिकॉर्ड पर्पस। लेकिन जैसे सेकेंड एज आया ना 1950 से 1965 तक, तो उस टाइम पे क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपटीशन है, बिजनेस में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो लोगों को मतलब लोगों जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें लगा कि हम लोग अभी प्लानिंग के ऊपर ध्यान देते हैं कि कैसे सही तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे सही तरीके से प्रोडक्शन करेंगे और कैसे उसकी प्राइस फिक्सेशन वगैरह करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का इंपॉर्टेंस 1950 के बाद ही इंक्रीज हुआ है। तो during this period the main focus of the managerial accounting was to provide information on planning and control issues। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग एंड कंट्रोल करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रिपेयर करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन स्कोप आ गया। ओके, उसके बाद this phase is characterized by the use of traditional accounting management technique that support decision making and responsibility accounting। management accounting techniques such as standard cost and profitability analysis were introduced during this period। देखो इस पीरियड में आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और या फिर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है,
ये सारे जो टेक्निक है, ये टेक्निक पहली बार इस स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया गया, इस स्टेज पे डेवलप किया गया कि हाँ हम प्लानिंग करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, मैनेजमेंट को सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, सो दैट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड कंट्रोल अच्छे से हो पाए। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये जो टेक्निक है ये कौन सी एरा में या फिर कौन से स्टेज में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेवलप हुआ था, तो आप बोलोगे कि सर सेकेंड स्टेज में। ओके, सो इस चैप्टर से एक एमसीक्यू तो आ सकता है, और जो मैंने हाईलाइट किया है ना वो भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, सो पहला स्टेज क्लासिक एरा था, ओनली ऑन रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल, रिकॉर्डिंग एंड कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, इसमें फोकस करता था, कॉस्ट कंप्यूटेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स। सेकेंड स्टेज था जो वो था इंफॉर्मेशन स्टेज या फिर इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन एज में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये काम था कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सो दैट दे कैन प्लान एंड कंट्रोल द बिजनेस अफेयर्स। थर्ड स्टेज में क्या हुआ ना, थर्ड स्टेज में एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो स्टेज है, यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जापान था ना वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, और उसके बाद जापान में डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो एक अजब कंट्री है। ठीक है, अमेरिका का क्या रोल है, पहले वो खुद ही डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं एक्चुअली इन लोगों के साथ आपने गलत किया है, अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए कि इन लोगों को थोड़ा सा रिवाइव करना है। पहले खुद उसने क्या किया कि जापान में बम डाला। ओके, जापान के दो शहर को, जो दो सिटी है ना, उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लिया, तो जापान का इकोनॉमी भी पूरा का पूरा डाउन हो गया। उसके बाद खुद ही बोला कि नहीं नहीं हम जापान की मदद करेंगे उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। सो बहुत सारे नए नए जो टेक्निक थे वो आपकी इसी स्टेज में डेवलप हुए, क्योंकि जो जापान है, जापान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था इन थर्ड स्टेज। ओके, so during the third stage management accounting focus on reduction of waste of resources in production process by eliminating non value items। ये जो नॉन वैल्यू आइटम्स है ना, यानी कि बिजनेस में क्या एक्चुअली वैल्यू ऐड कर रहा है और बिजनेस में कौन से ऐसे एक्टिविटीज है जो फालतू में, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, इन सारे वैल्यूज के ऊपर इसी स्टेज में क्या किया, डिसीजन लिया गया। ओके, सो इस स्टेज का मेन पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन रिडक्शन ऑफ द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस इन प्रोडक्शन प्रोसेस बाय एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एक्टिविटीज। बिजनेस का जो मेन काम था वो ये था कि नॉन वैल्यू जो एक्टिविटीज है, नॉन वैल्यू एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना बिजनेस से, सो दैट बिजनेस में जो रिसोर्सेस है उसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड जापान्स इकोनॉमी प्रोग्रेस एंड द रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ओके, द प्रायोरिटी ऑफ द कंपनीज वाज टू अडॉप्ट एन न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपनीज बिगन टू सीक बोथ कॉस्ट रिडक्शन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट द सेम टाइम। देखो पहले स्टेज में क्या था, पहले स्टेज में था कि हम क्या करेंगे, कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे स्टेज में क्या था कि हम प्लानिंग करेंगे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे। तीसरे स्टेज आते आते इन लोगों ने बोला कि नहीं, हमें कॉस्ट कंट्रोल भी चाहिए, हमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी चाहिए, दोनों एक साथ ही चाहिए। और जापान का तो वैल्यू सिस्टम यही है ना कि हम कम पैसे में ऐसे प्रोडक्ट बना सके जो बहुत ज्यादा रिलायबल है। आप टोयोटा की बात कर लीजिए, आप सोनी की बात कर लीजिए, आप जो भी होंडा की बात कर लीजिए, सारे के सारे जापानीज कंपनी है जो कि क्या करते हैं, ऐसे कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड चल सके। ओके, और जो कि क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो एंड रिलायबल भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। So use of the robotics and computer control processes enables companies to improve their quality and in many cases impact in cost reduction। ओके, सो इस स्टेज का जो मेन पॉइंट था वो था वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को क्या करना, फोकस करना, एंड नॉन वैल्यू एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज हमारी कंपनी में कोई काम नहीं है, अननेसेसरी हमारी रिसोर्सेस वहां पे यूज हो रहा है, उसे एलिमिनेट करना। सो आपकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस को यूटिलाइज करना, प्रोसेस को एनहांस करना, इस स्टेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस था। ओके, उसके बाद आ गया आपका फोर्थ स्टेज 1985 से 2000 तक। ओके, फोर्थ स्टेज में क्या था, क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू इफेक्टिव रिसोर्सेस यूज इज द एपिटोमी ऑफ द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज का मेन जो जिस्ट था ना, मेन जो इंटेंशन था वो था इफेक्टिव रिसोर्सेस यूज करके आपको क्या करना है, वैल्यू क्रिएशन करना। यहां तक आते आते ना बिजनेस अब एक कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस बन चुका था। ओके, बिजनेस क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं। इससे पहले जो भी कंपनीज थे
वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते थे ना जो कि नेसेसरी था, ओके, जिसमें कंज्यूमर के पास कुछ ऑप्शन नहीं था। लेकिन 1985 से 2000 तक ये जो पीरियड आया ना, यहां तक आते आते लोगों ने या फिर बिजनेस वालों ने क्या बोला, ऐसे प्रोडक्ट बनाया उन लोगों ने जो कि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पाए, जो कस्टमर की जो भी डिमांड है ना उससे फुलफिल कर पाए। ये है इस पीरियड का मेन जिस्ट, ओके। During this period, the technological innovation were at the forefront and competition was intensified. Companies, as they were faced with the major business uncertainties, were made to focus on value creation through effective use of resources, which could be achieved with the use of the technology that drives companies to create customer value, shareholders value and organizations innovation. क्या था सर? कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ओके। ग्लोबलाइजेशन हो चुका था ऑलरेडी इस स्टेज पे, ग्लोबलाइजेशन न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो एक प्रॉब्लम था कि बाहर के कंपनीज भी एक पर्टिकुलर कंट्री में, हमारी देश में बाहर की कंट्रीज भी, मतलब बाहर की जो कंपनीज है किसी और कंट्री की एक कंपनी इंडिया में आ सकता था या फिर इंडिया की कोई कंपनी बाहर जा सकता था। तो ग्लोबलाइजेशन हो चुका था। तो कंपनीज को यह सोचना था कि हम वैल्यू कैसे क्रिएट करें, ओके। कंपनीज की वैल्यू क्रिएशन ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एंड थ्रू इफेक्टिव रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। यहां तक आते आते कंपनी के जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है ना वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब ह्यूमंस की जो इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्शन वगैरह में वो बहुत कम हो चुका था, ओके। और यहां तक रोबोटिक्स जो है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ओके। इसी स्टेज में आपका बहुत सारे जो आज के डेट में हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट टेक्निक्स या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स बहुत ज्यादा डेवलप हुए। जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स दैट डोमिनेट्स दिस पीरियड आर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC, जो हमारी सिलेबस में है, जो हम पढ़ने वाले। प्रोडक्शन जस्ट इन टाइम, JIT, जो है आपका जस्ट इन टाइम में कैसे प्रोडक्शन करना है वो भी आपका है। टारगेट कॉस्ट है आपका, ओके। बैलेंस स्कोर कार्ड आपका है सर। वैल्यू चेन एनालिसिस, ये सारे के सारे टेक्निक अभी भी हमारे सिलेबस में है, ओके। और उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है जो अभी हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, ये कब डेवलप हुआ था सर? 1985 से लेके 2000 में। तो सर क्या फोर्थ स्टेज के बाद अभी कोई और स्टेज नहीं आया है? नहीं, आपकी बुक में तो इतना है, लेकिन अभी AI का स्टेज आ चुका है, ऑटोमेशन का स्टेज आ चुका है, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी चल रहा है। इससे थोड़ी देर पहले जो बिग डाटा था, कस्टमर के डाटा के साथ बहुत सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को ग्रो कर रहे थे, ठीक है। जैसा आप लोगों ने फ्लिपकार्ट देखा होगा, अमेजन देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है, ट्रू कलर से यहाँ पे लोगों की डाटा, बहुत ज्यादा डाटा होता है, जहां से वो क्या करते हैं, उसी डेटा की बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर की जो परचेजिंग कैपेसिटी है या फिर कस्टमर की जो नीड्स या फिर डिमांड है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसी हिसाब से अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद आपका AI एज आ गया। AI एज में क्या हो रहा है, अभी सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। तो उस ऑटोमेटिक प्रोसेस से बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेस का जो काम है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो अगर आज के डेट में कोई बुक लिखा जाएगा तो वो 6 स्टेजेस में हो जाएगा, 4th स्टेज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी सिलेबस में देखें ना तो आपको बस 4 स्टेज ही लिखना है अप टू 2000, ओके। तो पहला स्टेज आपका था क्लासिक एरा, यानी कि 1950 से पहले क्या होता था सर अकाउंटिंग में। दूसरा स्टेज आपका है 1950 से 1965 तक। तीसरा जो स्टेज है आपका वो है 1965 से 1985 तक। एंड जो 4th स्टेज है वो 1985 से आज तक चल रहा है, ओके, यानी कि 2000 तक आप बोल सकते हो, बिल्कुल। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज का मेन सर फोकस क्या था? फोकस ऑन कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। बिजनेस की कॉस्ट को डिटरमाइन करना, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाना, ये पहले स्टेज का काम था, ओके। इसे बोला जाता था क्लासिक एरा। सेकेंड स्टेज में आपका क्या था सर? सेकेंड स्टेज आपका फोकस करता था मेनली टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्लानिंग एंड कंट्रोल इशू, ओके। बिजनेस को प्लानिंग करने में हेल्प करना एंड कंट्रोल करने में हेल्प करना, उसके लिए जो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता था, ये इसका मेन काम था, ओके। उसके बाद आपका थर्ड स्टेज में क्या होता था? थर्ड स्टेज में आपकी जो जापान की इकोनॉमी, ठीक है, थर्ड स्टेज में आपकी जापान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। इसी वजह से आपके यहाँ पे मैनेजमेंट का फोकस था नॉन वैल्यू एक्टिविटीज, ओके। नॉन वैल्यू एक्टिविटीज को निकालना
और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस की एफिशिएंट रिसोर्सेस मैनेजमेंट है उसे डेवलप करना, ये था आपका थर्ड स्टेज का मेन पॉइंट। ओके, उसके बाद आपका फोर्थ स्टेज की अगर बात करें तो फोर्थ स्टेज में आपका मेन पॉइंट ये था कि इफेक्टिव वैल्यू क्रिएशन थ्रू इफेक्टिव रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, वैल्यू क्रिएशन थ्रू इफेक्टिव रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। यहां तक आता था बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका था, कंपटीशन बहुत फायरिश कंपटीशन था, तो यहाँ पे मेजरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कर सकते थे वो थे कि कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना विथ लेस रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो यहाँ पे एबीसी कॉस्टिंग जो है आपका, जीट जो है, टारगेट कॉस्टिंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे टॉपिक का यहाँ पे डेवलप हुआ है। ओके ओके सर। तो सर ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसके बाद हम और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे जो है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो काफी बार आपके एग्जाम में आया है और ये आगे भी आपका आ सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ओके ओके सर, एक मिनट। ओके तो आज के डेट में स्टूडेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या फंक्शन है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर आज की डेट में क्या करता है और क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। ओके तो आप देखोगे ना, जैसे आपके इंस्टीट्यूट का, सीएमए इंस्टीट्यूट का जो टैगलाइन है वो क्या है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज ए सीएमए। ओके, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन, हर एक सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन के पीछे एक सीएम होता है, यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। तो आप सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट बोला जाएगा ना, तो आपका रोल बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। आपका रोल हो जाएगा ओनली टू कंप्यूट कॉस्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू रिडक्स एंड टू ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट रिडक्शन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट कंप्यूटेशन करना, बस इतने में आपका काम हो गया। और इतने में आपको ज्यादा इनकम नहीं हो सकता, आप बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बन सकते। तो आपको अगर एक बिजनेस का इंपॉर्टेंट पर्सन बनना है ना, तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। और मैं बोलूं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ऐसे काम करना पड़ता है जैसे कि वो ही मैनेजमेंट या फिर वो ही कंपनी को अकेले संभाल रहा है। ठीक है, वो होता है ना, एक ही पर्सन है जो पूरा का पूरा दुनिया का सारा बोझ लेके चल रहा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्चुअली वैसे है। ओके, आजकल मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो रोल है ना, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है रादर देन कंपेयरिंग टू योर ट्रेडिशनल अकाउंटेंट्स। ठीक है, चाहे वो आपका नॉर्मल अकाउंटेंट हो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैंडल करता है, चाहे वो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट हो जो सिर्फ कॉस्टिंग वाले पार्ट को हैंडल करता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक ऐसा पर्सन है जो कि बिजनेस का ए टू जेड वो सब कुछ मैनेज करता है। ठीक है, तो क्या क्या है उसके फंक्शंस, आइए देखते हैं। पहला स्टेज है, पहला पॉइंट है प्लानिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, देखो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स प्रिपेयर एन accounting system covering cost, sale forecast, profit planning, production planning, allocation of the resources. It is also include capital budgeting, short term and long term financial planning. They also prepare the procedures necessary to implement the plan effectively. ओके, प्लान एंड अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे पहला जो रोल आता है, पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, वो ये है सर कि कंपनी में एक ऐसा स्टेज, कंपनी में एक ऐसा सिस्टम बनाना है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें सब कुछ होता है। क्योंकि आजकल के बिजनेसमैन को एक ही पर्सन से सब कुछ चाहिए कि आप क्या करो, क्या आपको नॉर्मली बिजनेस का रिकॉर्डिंग भी, फाइनेंशियल डिटेल्स भी आना चाहिए, बिजनेस का प्लानिंग भी आना चाहिए, बिजनेस में कंट्रोल भी लाना चाहिए, आप एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से मैनेज कर सको। ये सारे काम अगर आप कर सकते हो ना, तब भी आप एक अच्छे मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे। सो पहला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करेगा जिसमें आपका कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो सकता है, जिसमें आपका कॉस्ट भी कवर हो जाएगा, जिसमें आपका सेल्स फोरकास्ट वो भी हो जाएगा, जिसमें आपका प्रॉफिट प्लानिंग भी हो जाएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग भी हो जाएगा, रिसोर्सेस अच्छी तरीके से एलोकेट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जिसमें कैपिटल बजटिंग होना भी पॉसिबल है, जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस
फाइनेंशियल प्लानिंग वो भी आप कर सकते हो। तो ये प्रिपेयर करना और उसे टाइम टू टाइम चेक करना कि वो एक्चुअली कंपनी में इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं, ये भी चेक करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। उसके बाद आपका आता है कंट्रोलिंग। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स असिस्ट इन द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस थ्रू द यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, अकाउंटिंग रेशियोज, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स, असेसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ये देखना है कि बिजनेस सही तरीके से अपनी कॉस्ट को या फिर अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करना है, बजटरी कंट्रोल, बजट बनाना है, अकाउंटिंग रेशियोज का हेल्प लेना है। उसके बाद जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कॉस्ट कटिंग इंसेंटिव्स, वो सबको भी चेक करना है। असेसिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है फ्यूचर में, वो भी चेक करना है। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसे भी चेक करना है, जितना हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें रिटर्न जनरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बार बार यही करता है, वो है रिपोर्टिंग। ओके, रिपोर्टिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट इन फाइंडिंग आउट द रूट कॉज ऑफ अनफेवरेबल ऑपरेशंस इवेंट्स बाय आइडेंटिफाइंग द रियल रीजन फॉर एडवर्स इवेंट्स सच एज इवेंट्स as well as responsible parties and comprehensively reporting them। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है? जैसे पहले स्टेज में उसने प्लानिंग कर लिया अकाउंटिंग सिस्टम का, दूसरे स्टेज में उसने कंट्रोलिंग किया, बिल्कुल। अब तीसरे स्टेज में आता है कि जो भी उसका रिजल्ट आया ना कंट्रोल करने के बाद, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुआ, बजट हुआ, इन सबको बना लिया मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने। अब जो एक्चुअल हुआ है ना उसे बजट के साथ कंपेयर करना है। ओके, और जो भी वेरिएंसेस आते हैं, जो भी डिफरेंसेस आते हैं ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है कि सर इतना डिफरेंस आया है, डिफरेंस का रीजन क्या है, इसके लिए कौन सी पार्टी, कौन सी डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है, एंड इसका फ्यूचर में क्या करेक्शन हम कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव आप ले सकते हैं, क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं टू अवॉइड दीज वेरिएंसेस। ओके, सो ये भी रिपोर्टिंग करना मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक बहुत बड़ा काम है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग। ओके, कोऑर्डिनेटिंग में सर क्या आता है? Management accountants improve an organization's efficiency and profitability by providing various coordination tools such as budgeting, financial reporting, financial analysis, interpretation, and so on. These tools aids management by comparing the cost of the financial records, preparing financial budgets, establishing standard cost, and analysis cost deviation to enable management by exception. ओके, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक इंपॉर्टेंट काम है कि कोऑर्डिनेट करना मैनेजमेंट को थ्रू कंपनीज ऑपरेशन। ओके, चाहे वो बजटिंग की बात कर लीजिए, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर लीजिए, फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर लीजिए, इंटरप्रिटेशन की बात कर लीजिए, इन सब के थ्रू बिजनेस की जो ऑपरेशन है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ओके, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्रिएट ए वाइड रेंज ऑफ रिपोर्ट्स टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स टू द सुपीरियर थ्रू पब्लिशिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न्स। दे आल्सो इन्फॉर्म आउटसाइड वर्ल्ड अबाउट देयर कंपनी सक्सेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम्युनिकेशन सर कैसे बिल्ड करेगा? पहले तो ये कि बार बार कंटिन्यूअस एक रिपोर्ट सिस्टम वो भेजेगा टॉप मैनेजमेंट को, जो सुपीरियर है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उन्हें रेगुलर रिपोर्ट्स भेजता रहेगा कंपनी में क्या चल रहा है। एंड सिमिलरली जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन वालों को, आउटसाइड पार्टीज को जानना चाहिए, वो भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा? टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करेगा, सो दैट बाहर के लोगों को ये पता चल सके कंपनी कितना सक्सेसफुल है। ओके, उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन क्या? फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन सर क्या बोलता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एनालाइज द डाटा एंड प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट इन ए नॉन टेक्निकल अप्रोच टुगेदर विद देयर कमेंट्स एंड आइडियाज सो दैट द शेयर होल्डर्स एंड द सीनियर मैनेजमेंट कैन अंडरस्टैंड इट एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। ओके, जो भी आपका फाइनेंशियल रिजल्ट आया है ना, उसे सिंपल लैंग्वेज में, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में प्रेजेंट करना है तो मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन पढ़ा लिखा नहीं होता है ना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मुकेश अंबानी को बैलेंस शीट वगैरह में जो रेशियो है, ये है, वो सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आता है। बहुत सारे बिजनेसमैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है।
तो उन्हें अच्छी तरीके से कैसे समझाना है, उन्हें अच्छी तरीके से कैसे बिजनेस का जो भी स्टेटस है उन्हें एनालिसिस करके देना है, किसी नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में उन्हें प्रेजेंट करना है थ्रू टू शेयर होल्डर्स ऑल्सो एंड टू टॉप मैनेजमेंट। ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो मैंने बोला जैसे आज की डेट में आप अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो तो आपको सब कुछ करना है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बनाना है, आपको कॉस्टिंग भी करना है, आपको बजटिंग भी करना है, आपको टैक्सेशन का भी काम करना है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बोल रहा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक और इंपॉर्टेंट काम है द मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द टैक्स पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। They make the report that they are required by various authorities. Further, they ensure that quarterly tax payment are made in advance as required by the relevant act to prevent the payment of penal interest and late tax payments. ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ये क्या बोलता है कि लेट पेमेंट, अगर आपको जो टैक्स है, कंपनी टैक्स लॉ को टाइम टू टाइम फॉलो कर रहा है कि नहीं वो चेक करना, टैक्स की पेमेंट टाइम से हो रहा है कि नहीं वो चेक करना, टीडीएस वगैरह कंपनी टाइमली डिडक्ट कर रहा है एंड टाइमली गवर्नमेंट को पे कर रहा है नहीं वो चेक करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। ओके, उसके बाद आपका आता है इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स। ओके, एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो होता है, देखो शायद अभी आपका मोदी का गवर्नमेंट चल रहा है लेकिन आगे सपोज कांग्रेस आ सकता है, ठीक है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा है लेकिन शायद कांग्रेस आ सकता है। तो कांग्रेस आने से कंपनी को क्या इंपैक्ट आएगा, या फिर इलेक्शन का जो बिजनेस बाहर इलेक्शन हो रहा है, या फिर कोई वार वगैरह हो रहा है, या फिर डॉलर की प्राइस बढ़ गया, ठीक है, या फिर रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, या फिर अमेरिका और चाइना के बीच में कुछ वार हो गया, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा हमारे बिजनेस में सर। एक्सटर्नल अफेयर्स जो होता है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, कुछ भी हो, इससे हमारे बिजनेस को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या थ्रेट्स है, कैसे हमारी बिजनेस इससे बेनिफिट्स ले सकता है, ये भी चेक करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही काम है। ओके, इकोनॉमिकल अप्राइजल। ओके, when government makes regular announcement about the country's economic situation, management accountant is entrusted with making the economy study and determine the influence of current economic condition of the company's operation. They compile a report containing their observation and present it to the high management. अगर इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रहा है या फिर इकोनॉमी में इकोनॉमिकल रिपोर्ट्स आ रहा है, जैसे आपका इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ कितना है, कंपनी में क्या क्या आ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रहा है या फिर वो डाउन हो रहा है, ये सारे रिपोर्ट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रेजेंट करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये भी एक काम है कि इन सारे रिपोर्ट्स को पढ़ना और इससे हमारे बिजनेस में क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है उसे फोकस करना। ओके, उसके बाद आता है असेट प्रोटेक्शन। ओके, सॉरी एसेट प्रोटेक्शन, एसेट प्रोटेक्शन क्या होता है सर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट सेपरेट फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्स फॉर ईच टाइप एंड प्रोवाइड इंटरनल चेक एंड कंट्रोल टू प्रोटेक्ट कंपनीज एसेट। दे ऑल्सो क्रिएट द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ईच टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड गेट इंश्योरेंस कवरेज फॉर ऑल टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स को, बिजनेस की जो फिक्स्ड एसेट्स है उसका भी सेफ्टी, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही काम है। एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, टाइम टू टाइम उसका इंटरनल चेक होना चाहिए कि एक्चुअली हमारी रजिस्टर में जो एसेट्स है वो कंपनी में एसेट है या नहीं, फिजिकली वो एसेट्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उनकी कंडीशंस क्या क्या है, उन पे इंश्योरेंस हुआ है नहीं हुआ है, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस कैसा हो रहा है, ये सब कुछ चेक करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही काम है। ओके ओके सर। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट आर द स्कोप ऑफ और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर हम थोड़ी सी इसे ब्रीफली मतलब एक शॉर्ट रिवीजन करें तो पहला है प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड अकाउंटिंग, बिजनेस का एक अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला काम है। दूसरा है कंट्रोलिंग, बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज है उसे कंट्रोल करना थ्रू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, अकाउंटिंग रेशियोज, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। उसके बाद होता है रिपोर्टिंग, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, कोऑर्डिनेटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंट टाइम टू टाइम बिजनेस जो टॉप मैनेजमेंट है जो एम्प्लॉइज है दोनों को कोऑर्डिनेट करेगा थ्रू प्रोवाइडिंग पीरियडिकल रिपोर्ट्स। कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा बिजनेस को, बिजनेस जो सुपीरियर है ना, बिजनेस का क्या क्या अभी चल रहा है थ्रू रिपोर्ट्स, एंड जो आउटसाइड शेयर होल्डर्स है उन्हें भी बिजनेस में क्या क्या चल रहा है थ्रू फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा बिजनेस की फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेस की फिनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन,
बिजनेस में जो भी आपका फाइनेंशियल रिजल्ट आया है वो क्यों आया है, उसकी क्या क्या रीजन है, उसे इवैल्यूएट करना, उसे इंटरप्रेट करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, कंपनी टाइम टू टाइम टैक्स पेमेंट कर रहा है फिर नहीं, कंपनी को टैक्स लॉज, कंपनी जो टैक्स लॉज है कंट्री का वो फॉलो कर रहा है नहीं, जितना भी टैक्स ड्यू जा रहा है उसे टाइमली पेमेंट हो रहा है, कोई पेनाल्टी तो नहीं है, ये सब भी चेक करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स, जियोपॉलिटिकल रीजन में सोशल कल्चरल क्या क्या इवेंट हो रहा है, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड वाइड, इन सब का बिजनेस में क्या इंपैक्ट आ सकता है, ओके, उससे भी फोकस करना मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। इकोनॉमिक अप्राइजल, अगर जिस कंट्री में बिजनेस चल रहा है उसका इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक डाटा निकालता है, तो उस डेटा से हमारी बिजनेस से क्या इंपैक्ट आ सकता है, कंपनी की इकोनॉमी से, कंट्री की इकोनॉमी से हमारी बिजनेस में क्या इंपैक्ट आ सकता है, उससे भी फोकस करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। एंड लास्ट में आता है एसेट प्रोटेक्शन, कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनका सही तरीके से रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना, टाइम टू टाइम रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब भी करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही काम है। ओके, डन। सो ये है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फंक्शन। अब एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो है आपका इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी सिमिलर है आपका थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटेंट में, लेकिन ये भी क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये जो टॉपिक है ये बोलता है कि आजकल जो बिजनेस इतना चेंज हो रहा है इसका क्या क्या इंपैक्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आ रहा है, एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पे क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है। ओके, देखो थोड़ा सा ये जो है ये स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इवैल्यूएशन कैसे हुआ उसका, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आज के डेट में स्कोप क्या है इसका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन पॉइंट्स थोड़ा से डिफरेंस है। जैसे कि किस किस चीजों का आज के डेट में मॉडर्न एज में जो हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ऊपर। ये पहला पॉइंट है ग्लोबल कंपटीशन। आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि अब ग्लोबल कंपटीशन है। जैसे कि आपकी सपोज 1991 से पहले, ठीक है, 1991 से पहले जब ग्लोबलाइजेशन वगैरह इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया में नहीं आ सकता था, उनकी चीजें फॉरेन से इंपोर्ट होता था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कंपनीज इंडिया में आ गए। जैसे अगर आप फूड सेक्टर में बात करें तो आपका नेस्ले है, आपका HUL है, ये सारे जो कंपनी फॉरेन के कंपनीज थे जो ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया में आए। सैमसंग हो गया, आपका नोकिया हो गया, LG हो गया। उससे पहले आपकी कुछ इंडस्ट्रियल, मतलब जैसे टाटा की कार हो गया। अगर आप कार सेक्टर की अगर आप देखोगे ना तो 1991 से पहले आपकी जो एम्बेसडर है हिंदुस्तान मोटर्स एक इंडिया का कंपनी था और एम्बेसडर कार वो बनाता था, जो आज के डेट में भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास है, कलेक्टर वगैरह हो गए, तहसीलदार हो गए, उनके पास आज की डेट में भी वो कार है। ओके, वो कार एक मतलब लेजेंडरी प्रोडक्ट था। उससे पहले उस कार का कोई भी कंपटीशन नहीं आ सकता था, लेकिन और लोग भी उस कंपनी को अफोर्ड, मतलब लोग भी उस कार को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, सुजुकी जो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, हुंडई जो कार है, होंडा है, ये सब इंडिया में आने लगे, कंपटीशन बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ। ठीक है, एक कंपनीज को क्या है ना कि एक वाइड रेंज मिल गया। जैसे एप्पल कंपनी, ठीक है, एप्पल कंपनी पूरी दुनिया भर में आज के डेट में प्रोडक्ट बेचता है। वो क्यों बेचता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, सैमसंग हो गया, मोटरोला हो गया, नोकिया हो गया, इन सब ने ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज्यादा बेनिफिट लिया है। ठीक है, बिल्कुल। सो ग्लोबल कंपटीशन आने की वजह से कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल भी बढ़ेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्टेटस है वो भी इंक्रीज हो गया। ओके, तो चलिए देखते क्या है। Prior to the era of globalization, many organizations operate in a protected competitive environment. इंडिया की कंपनी, इंडिया के में जो बिजनेसमैन है वो इंडिया में ही कंपटीशन करते थे और ग्लोबल कंपटीशन नहीं था। जैसे मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कंपटीशन का इन कोचिंग इंडस्ट्री। आपका जो CA एंड CMA का कोचिंग है ना, CA एंड CMA का जो कोचिंग है वो कुछ टाइम पहले मतलब सर जब मैंने एडमिशन किया था 2018 में,
ओके 2018 में मैंने क्या किया, सीएमए का इंटर एडमिशन किया। ओके 2018 के टाइम पे मैं जहां पे अभी रहता हूं, ओके वहां पे लोकल कोचिंग मतलब कुछ टीचर्स थे वो जो सीएमए एंड सीए को कोचिंग देते थे। ओके सीए सीएमए एंड सीएस को कोचिंग वो लोग प्रोवाइड करते थे। उस टाइम पे पेन ड्राइव क्लासेस जो है वो नए नए जो आपकी अभी अभी जो आप लैपटॉप में बैठ के अपने घर पे क्लासेस कर सकते हो वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, कुछ जगहों पे सैटेलाइट क्लासेस जो होता है ना वो चलता था कि आपको एक सेंटर में जाना, एक बड़ा सा टीवी लगा होगा, वहां पे सैटेलाइट के थ्रू क्लासेस चल रहा होगा, वो थोड़ा बहुत डेवलप हुआ था लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। ओके इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते थे, जहां पे अच्छे कोचिंग है वहां पे जाते थे। जैसे इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, डिजिटल एजुकेशन है, उससे आने से पहले जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिन्हें नीट जेईई इनकी प्रिपरेशन करना है वो कोटा जाते थे। ठीक है, कोटा बहुत फेमस था। ओके सो इसी वजह से, या फिर जब आप आईएएस की तैयारी करते थे तो आप दिल्ली जाते थे, दिल्ली में जाके आईएएस की कोचिंग अच्छा होता था। सिमिलरली जो सीए सीएमए का कोचिंग था ना वो भी इसी तरह का था। ठीक है, लेकिन जहां पे टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी का जहां पे चेंजेस हुआ ना, उसके टाइम अब करंट एज में कोई भी पर्सन कहीं पे भी बैठ के पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है, कोई भी एक छोटे से सर का अगर इंस्टीट्यूट अगर सही कर रहा है, कोई भी एक टीचर जो सही तरीके से पढ़ा रहा है ना, वो पूरी दुनिया में फेमस हो सकता है, पूरी इंडिया में फेमस हो सकता है जहां पे सीए और सीएमए की पढ़ाई किया जाता है। बिल्कुल, तो ये कैसे हुआ, इससे पहले ना कंपटीशन नहीं था। सपोज मैं बात करूं कि उड़ीसा में कोई अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं था, तो उड़ीसा में जो भी टीचर थे ना वो जैसे पढ़ाएंगे बच्चों को ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करना है। लेकिन जैसे ये डिजिटलाइजेशन एजुकेशन हो गया ना, डिजिटल एजुकेशन आ गया, तो अगर कोई दिल्ली का फैकल्टी वो उड़ीसा में आके वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस बेच रहा है, तो उड़ीसा के बच्चों को पता चला कि नहीं अरे एक्चुअली पढ़ाई तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो कंपटीशन वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जो नॉर्मल छोटे मोटे प्लेयर थे या फिर जो भी अच्छे क्वालिटी के प्लेयर नहीं थे वो क्या हो गए, जो भी अपग्रेड नहीं कर रहे थे अपने आप को वो क्या हो गए, डाउन हो गए पूरा का पूरा मार्केट से। उनका जो मार्केट है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। जैसा आप बात करोगे आज के डेट में स्मार्टफोन का, नोकिया पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। अब नोकिया का नामो निशान कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे मोटे फोन्स बनाता है और वो बहुत ही कम क्वांटिटी में बेचता है, क्योंकि आजकल हर किसी को एक स्मार्टफोन चाहिए, हर किसी को एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल फोन चाहिए। ओके, चाहे वो कितने भी पुराने एज के हो, उन्हें यूट्यूब वगैरह देखना है, उन्हें बहुत सारे कंटेंट कंज्यूम करना है, वीडियो कॉल वगैरह करना है। तो नोकिया का जमाना पूरी तरीके से क्या हो चुका है, पूरी तरीके से जा चुका है। बिल्कुल, ये डेवलप हुआ कैसे, अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलप नहीं होता, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, तो एक पर्टिकुलर कंट्री में एक पर्टिकुलर कंपनी ही डोमिनेट करता। जैसे आज के डेट में देखो चाइना में चाइनीज कंपनी क्यों चल रही है, क्योंकि चाइना में ग्लोबलाइजेशन अलाउ नहीं करते। चाइनीज लोगों को नहीं पता है कि सर मतलब आपके अदर जो ऐप्स है वो यूट्यूब कैसा है, अदर चीजें कैसा है, ये सब चाइनीज लोगों को नहीं पता है। उन्हें बस पता है कि जो भी है हमारी दुनिया है, हमारी कंपनी बेस्ट है, तो वो ग्लोबलाइजेशन को अलाउ नहीं करते। इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अदर कंपनीज वहां पे एंटर नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करोगे, सारे के सारे ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो prior to the era of globalization, many organizations operated in a protected competitive environment. Globalization ushered changes where there have been reduction in the tariff and duties on import and export, as well as dramatic improvement in transportation and communication. पिछले कुछ साल में अगर हम बात करें, जब से ग्लोबलाइजेशन इंप्रूवमेंट हुआ है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तक प्रोडक्ट लाने में बहुत ही आसानी होता है। पहले ब्रिटिशर्स ये काम करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स से ज्यादा ट्रेडिंग करते थे, लेकिन आज के डेट में शिप्स के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू, कार्गो के थ्रू बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा गुड्स एक कंट्री से और एक कंट्री में बहुत कम टाइम में आ सकता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, ग्लोबल कंपटीशन हो जाना, ग्लोबल कंपनीज को अलाउ करना किसी और कंट्री में, ये बहुत ही अच्छा स्टेप था, सो दैट पूरा का पूरा जो मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट है, वो इवॉल्व हो गया। ओके, दिस हैज फैसिलिटेटेड फार्म्स टू ऑपरेट ग्लोबली एंड रिजल्ट इन द स्टीप कंपटीशन फ्रॉम द वेरी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। इसकी वजह से दुनिया की जो भी बेस्ट कंपनीज है वो लोकल लोगों को कंट्रोल, लोकल जो बिजनेसेस है उन्हें क्या करने लगे, कंपटीशन देने लगे, और कस्टमर के लिए ये फायदा हुआ। बिजनेस ऑपरेशंस आल्सो चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। द न्यू कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हैज इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
customer profitability analysis and value analysis are important issues being incorporated in the arena of management accounting. इस ग्लोबलाइजेशन के बाद आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा। इससे पहले जो नॉर्मल कंपनीज थे ना, वो क्वालिटीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। जैसे आज के टाइम पे देख लो, आज के टाइम पे अगर किसी को कोचिंग करना है ना, उसे जो भी टॉप जो फैकल्टीज है इंडिया में, जो भी टॉप लेवल में फैकल्टी जो ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें उनका स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा, वरना जो स्टूडेंट है वो इनका क्लासेस क्यों लेंगे? सिंपल सा पॉइंट है। तो सिमिलरली अगर कोई, जैसे बिफोर डिजिटलाइजेशन ये जो क्लासेस थे, वो कोई भी फैकल्टी किसी भी एरिया में, कहीं पे भी एक लोकल एरिया में बच्चों को कंट्रोल करके पढ़ा सकता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ है कि जो फैकल्टीज है वो पूरा यूट्यूब वगैरह अवेलेबल है, अपने खुद के ऐप के थ्रू, खुद के वेबसाइट के थ्रू क्लासेस भेजते हैं। तो कोई भी पर्सन कहीं पे भी रह के क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, किसी का मतलब किसी का भी क्लास परचेज कर सकता है। तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन वजह से हुआ। उसके बाद तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंपैक्ट क्या आया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये जो वर्ड है वो डेवलप हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये भी प्रोडक्ट, ये भी जो चीजें बहुत ज्यादा फोकस में आया है। उसके बाद आपका आता है चेंज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर मैं आज की डेट में बात करूं ना, आज की डेट में एक वर्ड बहुत ज्यादा चल रहा है, वो है फास्ट फैशन। अगर आप जूडियो की बात करो, ठीक है, जूडियो हो गया, वेस्ट साइड हो गया, जारा हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फास्ट फैशन को प्रमोट करते हैं। यानी कि 2 महीने में एक टाइप की जो कपड़े है वो आएगा जो कि ज्यादा ट्रेंडिंग होगा। हर कोई जो जेनजी है वो ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, उस पे ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। फिर 2 साल के बाद, फिर 2 महीने के बाद प्रोडक्ट की जो चेंज है वो हो जाएगा और एक नया टेक्नोलॉजी और एक नया क्वालिटी और एक नई डिजाइन का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। हर 2 महीने 3 महीने में एक स्मार्टफोन लॉन्च होता है, वैसा नहीं होता। अगर आप बात करोगे, अगर आप 2000 ईयर में बात करोगे ना, जब से नया नया फोन आया था, ठीक है, उस टाइम पे भी नोकिया का 2-3 मॉडल ही थे कि हाँ यही फोन आपको खरीदना है। लेकिन आज के डेट में अगर आप बात करोगे, एक कंपनी एक महीने में 3-4 फोन निकाल देता है कि हाँ मेरे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी वजह से जो प्रोडक्ट लाइफ है ना साइकिल, मतलब हमारे पास अगर 2 साल पुराना फोन है, लोगों के पास 10-12 साल का पुराना फोन होता था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हमारे पास 1 साल पुराना अगर कोई ड्रेस है ना, 1 साल पुराना कोई शर्ट वगैरह है, तो हम उसे नहीं पहनते, बोल कि ये पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। अगर 1 साल से हम ज्यादा कोई जूता यूज कर रहे हैं तो वो भी आउटडेटेड हो चुका है। अब ये हमारी एनवायरमेंट के लिए तो बहुत खराब है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत फायदा है ना, क्योंकि बिजनेस वालों को, जैसे एक फोन, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बोलते हैं ना कि एक फोन आपका 2 साल अगर आपने यूज कर लिया है तो वो बहुत है, इसके बाद आपको अपग्रेड करना चाहिए नया फोन में, ठीक है। क्यों करना है? अगर आपके फोन सही से चल रहा है। पुराने टाइम के जो लोग थे वो अभी वो क्या करते थे, एक प्रोडक्ट 10-15 साल यूज कर लेते थे, कोई गाड़ी हो, फोन हो, जो भी हो, ठीक है, वॉच वगैरह हो। लेकिन आज के डेट में फास्ट फैशन चल रहा है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो चेंज हो रहा है। और जेनजी जो है ना, जेनजी और जेन अल्फा जो है, इनकी फैशन और भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं, चेंज इन द प्रोफाइल ऑफ कस्टमर्स एलोंग विथ बिहेवियरल इश्यूज हैव कंट्रीब्यूटेड टू ड्रास्टिकली रिडक्शन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आजकल बहुत कम हो चुका है। अगर आप एक ड्रेस की बात करें ना, एक शर्ट की बात करें, तो उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अब ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 महीने का, ओके। एक कोई भी अगर वियरिंग या अपीयरल है ना, ड्रेस हो गया, पैंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, उसमें उसकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है आज की डेट में जेनजी के लिए वो क्या है, 3 to 4 मंथ, उसके बाद वो नहीं पहनेंगे, ओके। तो इसी वजह से जो जूडियो है, जो जारा है, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, ओके। फास्ट मूवर एडवांटेज इज क्रिटिकल एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डेस्परेटली सीकिंग द एडवांटेजेस बाय इंक्रीजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसीलिए ज्यादातर रिसोर्सेज आजकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो रहा है। कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। कंपनी बोल रही कि अरे 2-3 साल के बाद ये, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट 2 साल चलने वाला है, ठीक है, उससे ज्यादा चलेगा ही नहीं, तो इसके बाद क्या करना है, इस प्रोडक्ट को बंद कर देंगे। तो कंपनी शॉर्ट टर्म व्यूज में कैसे ज्यादा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होगा, कैसे आई कैचिंग होगा, कैसे न्यू ट्रेंड आएगा ना, कोई न्यू डिजाइन हम बनाएंगे, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते, ओके। इन दिस रेस्पेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्लेज ए क्रूशियल रोल एज इन ऑर्डर to compete successfully. Companies must be able to manage their cost effectively at the design stage, have the capability to adapt the new environment, different and changing customers
रिक्वायरमेंट एंड रिड्यूस द टाइम टू मार्केट न्यू एंड मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स। जैसे टाटा ने किया, टाटा ने क्या किया, जूडियो बनाया एक ब्रांड जिसमें हमेशा हमेशा क्या होता है, हर 2-3 महीने के बाद उनके अगर आप जाओगे ना कलेक्शन चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, आज आप 2 महीने में जूडियो की मतलब मॉल में जाइए, जूडियो की शॉप में जाइए, 2 महीने के बाद जाएंगे वो कोई भी कपड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो आज के टाइम पे कस्टमर है, आज के टाइम पे जो कस्टमर है वो ज्यादा स्पेंड करता है, अपनी आउटफिट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो इस वजह से टाटा ने एक फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, एक फास्ट मूविंग गेम खेला कि वो इंडिया में फास्ट फैशन क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो उन्होंने जूडियो लॉन्च किया, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ब्रांड अगर अभी टाटा इंडस्ट्री के लिए कुछ है ना, टाटा कंपनीज के लिए, तो वो जूडियो है। ओके, उसके बाद आपका आता है एडवांस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी तो सर डेवलप हुआ है ना। एक टाइम में एक चीज बनाने के लिए जो टाइम लगता था, आज रोबोटिक्स है, आज आपके पास एआई टेक्नोलॉजी है, आपके पास ऑटोमेटेड जो रोबोट्स है वो है, ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत ही कम टाइम में डेवलप करके आपको देते हैं। ठीक है, तो in order to compete effectively, companies must be able to manufacture high quality and innovative product at a low cost, and also to provide a first class customer service, flexibility to cope with the short product life cycle, demand for the greater variety of the product, more discriminating consumer, and increasing the international competition has created enormous pressure on the operational activities of the business. Some internationally reputed manufacturing companies have responded to these by replacing the traditional production system with the lean manufacturing system, seeks to the reduce waste by implementing JIT production system, focusing quality, simplifying the process, and focusing on the advanced manufacturing technology. देखो क्या बोल रहा है कि आज के डेट में ना प्रोडक्शन, आज के डेट में कंपनी बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका है। अगर आप स्टार्टअप वगैरह बना सकते हो वो चलेगा, लेकिन आज के डेट में एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग जो लार्ज स्केल में अपडेट होता है, जो लार्ज स्केल में ऑपरेट होता है ना, उसे बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो भी बड़े बड़े कंपनीज है ना, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे चीजें इंट्रोड्यूस कर लिया है, जैसे कि जस्ट इन टाइम। जब कस्टमर का डिमांड आएगा हम तभी प्रोडक्ट बनाएंगे, फालतू में हम लोग स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे, सो दैट बाद में हमारा ये जो स्टॉक है वो ऑब्सोलेट हो जाए। ओके, इन लोगों ने मैन पावर को पूरी तरह से ऑलमोस्ट रिप्लेस कर लिया है थ्रू रोबोट्स। ओके, रोबोट्स थ्रू और इंटेलिजेंट रोबोट्स के थ्रू। अभी क्या होता है, जैसे टेस्ला की कार है, टेस्ला की कार पूरा का पूरा रोबोट्स के थ्रू बनता है, ह्यूमन की जो एक्टिवेशन है वो बहुत ही, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है। टोयोटा की जो गाड़ी है वो भी मतलब थ्रू रोबोट्स के थ्रू ही बनता है। ओके, इससे ज्यादा क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है। सेकेंड चीज जो होता है वो होता है कि प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बहुत कम है। तो टाइम यहाँ पे सबसे, आज के डेट में जो सबसे बड़ा जो ये है ना वो है टाइम। ओके, अटेंशन जो कस्टमर का है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो यूट्यूब वगैरह हो गया, जो इंस्टाग्राम है, जो यूट्यूब शॉर्ट्स है, वो ज्यादा टाइम आपका लेते हैं ताकि वो लोग ज्यादा पैसा अर्न कर सके। आप लोग होता है ना कि 2-3 घंटा रील हम देखेंगे, इंस्टाग्राम में 3-4 घंटा हम लोग स्पेंड करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। ओके, अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको मिलेगा, अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बस पे करना है। दुनिया में एक चीज आपको याद रखना है, आप अगर किसी भी चीज का कंज्यूमर हो ना तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, कभी भी बड़े नहीं बन सकते। अगर आप उसका प्रोड्यूसर हो तो ही आप अमीर बन सकते हो। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पसंद है तो आप रील्स बनाइए। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि रील्स बनाना है, लेकिन अगर आपको सोशल मीडिया पसंद है तो आप रील्स बनाइए। हो सकता है कि आपका कुछ कमाई हो जाए, वहां से इनकम वगैरह कुछ हो जाए। ठीक है, ब्रांड प्रमोशन वगैरह से आपको कुछ पैसे मिले। लेकिन अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुआ है ना, उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बहुत सारे नए टेक्निक्स, जैसे कि जस्ट इन टाइम, फोकस ऑन क्वालिटी, ओके, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों की इंट्रोडक्शन से प्रोडक्शन को बहुत हाई लेवल तक ले चुके। ओके, इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है सर। अगर आप फ्लिपकार्ट खोलोगे, अमेजन खोलोगे, या फिर ऐसा कुछ है, आप अपने फोन में कुछ सर्च कर रहे हो ना कि मुझे स्नीकर्स चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे सनग्लास चाहिए, और इमीडिएटली अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह ओपन करोगे या फिर अमेजन वगैरह ओपन करोगे तो स्नीकर का आ जाएगा आपको रिकमेंडेशन। आपकी अगर आप यूट्यूब ओपन करोगे तो ऐसे 2-3 वीडियो आ जाएगा कि बेस्ट स्नीकर्स क्या क्या है, अंडर 10,000, अंडर 15,000। तो ये कैसे आ रहा है सर? इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेटा। ओके,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि कंपनीज आपकी जो भी डाटा है, आजकल कोई भी, आजकल अगर आप किसी भी जगह जाओगे ना, किसी भी मॉल में जाओगे, किसी भी दुकान में जाओगे, तो वो आपका नंबर लिख लेते कि सर नंबर दे दीजिए, आपको सारे डिस्काउंट मिलेगा। हो सकता है कि वो 1-2% का डिस्काउंट आपको दे दे, लेकिन उनका मेन मोटिव रहता है कि हमारे पास नंबर है, हमारे पास डेटा है, हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं। बर्थडे हो गया, कभी कुछ ऑफर दे दिया, ठीक है, इसके थ्रू आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितना ज्यादा डेवलप हो रहा है, कंपनीज को इतना आसान हो रहा है ऑपरेट करने में, कंपनीज को ग्लोबल एक्सेस मिल रहा है, कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है कि हम आगे जाके कैसे इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, सो क्या लिखा है, सॉरी, the use of information technology to support business activities has increased dramatically, along with the electronic business communication technology known as e-business, e-commerce or internet commerce have also developed significantly. Consumers have become more discerning in their purchases as online transactions. It is relatively easy to compare merit of different product and services. जैसे जोमेटो, आजकल अगर किसी को खाना खाना है तो जोमेटो में ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत सिंपल, बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को हैदराबाद, जोमेटो ने एक ऐसा सर्विस दिया है कि अगर आपको हैदराबादी बिरयानी खाना है फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद की दुकान से, मतलब हैदराबाद में कोई अच्छे सा पॉपुलर बिरयानी का स्टॉल है या फिर बिरयानी का दुकान है, बिरयानी का रेस्टोरेंट है, वहां से आप अगर सपोज दिल्ली में बैठे और दिल्ली में आपको हैदराबादी बिरयानी खाना है, तो आप जोमेटो के थ्रू फ्लाइट में ऑर्डर कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा, आपको वही सिमिलर टेस्ट वो हैदराबाद से लेके आपको दिल्ली में दे देंगे विद इन 1 आवर और 2 आवर। ओके, सो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, जो ई कॉमर्स में डेवलपमेंट हुआ है, आजकल बहुत सारे कम लोग क्या करते हैं, फिजिकली जाके कुछ परचेस करते हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोगों को अपनी काम बहुत सारा करना है, तो वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इससे परचेस कर सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आज के डेट में जाके फिजिकल फोन, मतलब फिजिकल स्टोर से फोन खरीदते। 90% इंडियन क्या करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से सेल में इमीडिएटली आता है, वो इमीडिएटली परचेस कर लेते हैं। ओके, सो ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है आज के डेट में थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, this has a significant impact on work of management accountant. The role of management accountant as a greater and processor of the, as a gatherer and processor of the information is lost, as management can directly access the management accounting system on their personal computer to drive the information they require for the decision making. Management accountant have now become more involved in interpreting the information generated from the accounting system and providing business support to managers. देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन आया है ना, इन डाटा को रिकॉर्ड कौन करता था सर, इन डाटा को रिकॉर्ड करते थे मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और वो लोग रिपोर्ट करते थे टॉप मैनेजमेंट को। लेकिन आज के डेट अगर आप बोलोगे, सो आज के डेट में कोई ई कॉमर्स ओपन करना बड़ी बात नहीं है। सपोज फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, शॉपिफाई में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉपिफाई की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग अपना एक ई स्टोर ओपन कर लेते, और जो भी कस्टमर खरीद रहा है वो इमीडिएटली जो टॉप मैनेजमेंट है उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, ईआरपी बहुत सारा बन चुका है, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जिसमें आप कस्टमर की डाटा इजीली अवेल कर सकते हो। ओके, सो मैनेजमेंट का जो काम है ना, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट वालों का काम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है फ्रॉम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग इट टू मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट टूवर्ड्स, अब वो क्या करते हैं, अब वो इंटरप्रिटेशन में ज्यादा हेल्प करते हैं कि बिजनेस में लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कंपनी में कॉस्ट रिडक्शन कैसे करना है, जो मैनेजर्स है बिजनेस का उन्हें गाइड कैसे करना है, प्रॉपर कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉपर कॉस्ट रिडक्शन में। ये अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नया रोल बन चुका है। ओके, उसके बाद आपका आता है एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज। ओके, आजकल क्या है आपका ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ये जो पॉलिसी है ये बहुत ज्यादा फैल चुका है, क्योंकि आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इन सारे चीजों के फैक्टर को असेस करने के लिए बिजनेस आजकल इन सारी चीजों के ऊपर रेस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे अवेयरनेस बढ़ चुका है लोगों के बीच में कि अगर कोई कंपनी सोसाइटी में, कोई कंपनी काम कर रहा है और सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा है, तो उस केस में उस कंपनी का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो in recent times, ESG has become focal point for operation of the companies. Along with this, ethical business have also come to forefront as the business have to deal with customers who are more aware of these issues than they were a decade back.
जैसे मैंने बोला कि आज के टाइम के जो कस्टमर है उन्हें ना बहुत सारी चीजें पता है कि एक कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका एनवायरमेंट में क्या इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, कंपनी का गवर्नेंस कैसा है, कंपनी की पॉलिसीज कैसे है, ठीक है, कंपनी बिजनेस फ्रेंडली है या नहीं है, कंपनी कंपटीशन को सही से टाइम देता है या नहीं है। ओके, रिसेंटली एक बहुत बड़े कंपनी के सीईओ जो है ना, एमडी है, L&T कंपनी है, उसकी जो सीईओ है उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज को संडे भी छुट्टी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज को संडे में छुट्टी नहीं लेना चाहिए, 90 आवर्स एक वीक काम करना चाहिए, ठीक है, हफ्ते में 90 आवर्स आपको काम करना चाहिए। तो बहुत क्रिटिसाइज वो हो गए, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट उनकी कंपनी में आएगा कि हाँ आपकी जो कंपनी है, लोगों का इमेज क्या आएगा कि L&T जो कंपनी है, जब तक ये एमडी है तो ये एम्प्लॉयज को ज्यादा छुट्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे, एम्प्लॉय को रिलैक्सेशन नहीं देंगे, एम्प्लॉय का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन नहीं होगा। तो आपको सोशल भी अच्छा करना है, आपको एनवायरमेंटल भी फ्रेंडली होना है, क्योंकि वरना गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, और आपको गवर्नेंस भी सही तरीके से मेंटेन करना है, आपको जो हैरेसमेंट वगैरह हो रहा है एम्प्लॉयज के साथ उसे भी अवॉइड करना है, ओके। एंड आपको एथिकल बिजनेस करना है, आप ऐसे देश की जो प्रॉपर्टी है उससे डिस्ट्रॉय करके अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अदानी बहुत सारी जगहों पे, अदानी की अगर बात करोगे ना, अदानी की बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, बहुत सारी जगहों पे विरोध किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे अदानी के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। उसका रीजन है कि लोगों को लगता है कि अगर अदानी किसी कंट्री में बिजनेस कर रहा है तो दे आर नेचुरली डिस्ट्रॉय देयर नेचुरल एसेट्स, जो नेचुरल एनवायरमेंट है, नेचुरल एसेट है कंट्री का, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अदानी वाले, ठीक है। तो इस वजह से गवर्नेंस अगर आपका सही है, अगर आप एथिकल बिजनेस कर रहे हो, सेम अगर आप टाटा की बात करें तो टाटा को हर कोई सपोर्ट करता है। तो क्यों होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि टाटा जो है वो एथिकल बिजनेस कर रहा है और अदानी अनएथिकल बिजनेस कर रहा है थ्रू पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ओके। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के थ्रू अदानी अनएथिकल बिजनेस कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों का क्या है, कंप्लेन है। सो आपको सोशल, आपको इकोनॉमिकल, सॉरी आपको एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इन ESG, इन तीनों के ऊपर आपको फोकस करना है। Thus there is a desperate need of organization. Thus there is a desperate need for organization to be run in a suitable way. Sustainable development, where it is acknowledged that environment resources are limited and should be preserved for the future generation. In the order of the day, management accountant with specific focus on environmental issues is becoming increasingly important in organization, as environmental costs are largely in many organizations, okay। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट आज के डेट में हमारी जो इंस्टीट्यूट है ना, CMA इंस्टीट्यूट, ये एक चीज में बहुत ज्यादा फोकस करता है। इनका एक सेपरेट बॉडी है, ठीक है, सोशल एनवायरमेंटल ग्रुप एक है, ठीक है, जहां पे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्या होता है आपका सोशल एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ESG बोल के ग्रुप है, ESG ऑडिट वगैरह इंस्टीट्यूट करवाता है कि कंपनी ESG जो क्राइटेरिया उसे फॉलो कर रहा है कि नहीं, और इसके लिए इंस्टीट्यूट में एक अलग ग्रुप है। जब आप मेंबर बन जाओगे ना, इसके सेमिनार्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं, ठीक है। अगर आप इसके मेंबर बन गए तो आपका इसका बार बार वो ये सोचते हैं कि इन्वायरमेंटल सोशल इंपैक्ट क्या आता है, इसकी ऑडिट कैसे करना है, कंपनीज को क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना है, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। सो हमारे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए बहुत सारी वेराइटी ऑफ काम कर रहा है, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इवन इफ एट द टाइम ऑफ AI टेक्नोलॉजी, ओके। उसके बाद आपका आता है डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ओके। डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा चीज है, बहुत इंपैक्ट किया है ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, ओके। पहले कुछ कंपनीज होते हैं ना जहां पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन, पहले कुछ सेक्टर्स होते थे जहां पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज्यादा था, लेकिन आज के डेट में वो प्राइवेटाइज हो चुके हैं। जैसे बैंकिंग, पहले एक ही बैंक था SBI, ओके, पहले एक ही बैंक था SBI, और जो नेशनलाइज बैंक थे ना वही सिर्फ थे जो गवर्नमेंट के अंडर आते थे। लेकिन आज के डेट में प्राइवेट बैंक्स आ चुके, गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइज कर लिया। अब HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और बहुत सारे लाखों बैंक है, ठीक है। सो ये जो बैंक्स है, इन्हें अगर कोई सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होता है, उसका जो रेगुलेशन है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, तो उस केस में बिजनेस कैसे अपॉर्चुनिटी ले सकता है, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये फोकस करेगा कि कैसे सारे इस बिजनेस में हम लोग एंटर कर सकते हैं और हमारी कंपनी इससे फायदा ले सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपकी जो कम्युनिकेशन सेक्टर है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, उससे पहले BSNL एक ही कंपनी था, अब जियो आ चुका है, आपका VI आ चुका है, और आपका जो नॉर्मल एयरटेल है वो कंपनी आ चुका है। तो इन सारे सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर, पहले LIC एक ही कंपनी था,
अब क्या हुआ है, अब LIC के अलावा लाखों इंश्योरेंस कंपनी जा चुके हैं। तो इससे दो फायदे हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर लेना। एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर लिया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, जॉब जाने का खतरा आपका नहीं होता है, आपको कंपनी से निकालने का खतरा नहीं है, आपका जॉब सिक्योर है, इतना पता है सबको, ठीक है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट कंपनीज में काम सही तरीके से नहीं होता है, सेम मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा। लेकिन अगर प्राइवेटाइज हो गया ना, जैसे LIC का पूरा मोनोपोली था इंश्योरेंस सेक्टर में, तो LIC के एजेंट्स अपनी मर्जी से काम करते थे, कंपनी से कोई प्रेशर नहीं आता था। लेकिन जैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर लिया गया, बाकी के जो प्लेयर है वो आ गए इंश्योरेंस सेक्टर में। अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो LIC के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया। LIC पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंपनी था, आज के डेट में उसे प्राइवेटाइज कर चुके, मतलब पब्लिक कर चुके, कि पब्लिक की शेयर भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का या फिर LIC के जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा। सो एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको ये सारे सिचुएशन संभालना है। तो चलिए देखते हैं। Prior to the era of globalization, companies in the many industry sectors were government and owned monopolies and operate in a high regulated and protected and non-competitive environment. Thus, organizations, especially those who incur losses, were not under any pressure to improve the quality and efficiency of their operation. जैसे मैंने बोला ना, LIC अपनी मर्जी से, लोग जाते थे कि भाई हमें इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन आज के डेट में LIC के एजेंट आपके घर आते हैं, बोलते हैं कि भाई एक इंश्योरेंस करवा ले, मेरा टारगेट होने वाला है, ठीक है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तभी कंपनी अच्छी तरीके से फोकस कर पाएगा, क्योंकि प्राइवेट में प्रेशर ज्यादा होता है, गवर्नमेंट में आपका जॉब नहीं जाएगा ना, वो एक बहुत बड़ा रोल है। सो अगर कंपनी इवन इफ लॉस मेकिंग है लेकिन कोई एफर्ट नहीं देता था, लेकिन अब एफर्ट देने वाले, ओके। And to improve the profitability by adding and dropping the particular products or services from their array of product and services. Thus trivial attention was given to the development of management accounting system that accurately measure the cost and profitability of individual products and services. अगर कोई कंपनी पहले गवर्नमेंट था वो प्राइवेट हो चुका है, तो उसमें प्रेशर भी ज्यादा आएगा, एम्प्लॉइज के काम भी ज्यादा आएगा, एम्प्लॉइज ज्यादा डिसिप्लिन हो गए, क्योंकि अब उनका जॉब जाने का खतरा बहुत ज्यादा है, ओके। Globalization occurred in the privatization and deregulation which result in eliminating of the pricing and competitive restrictions, okay। डीरेगुलेशन होने के बाद, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, प्राइसिंग में भी चेंजेस आया है, एंड उसके साथ साथ जो कंपटीशन है उसमें भी क्या आया है, चेंजेस आया है, ओके। Thus, companies were compelled to design and elaborate management accounting system that made them realize that their cost base and determine the resources profitability of for their product, customer and market, okay। जो भी कंपनीज गवर्नमेंट थे पहले, अब वो प्राइवेटाइजेशन में जा चुके हैं, उन्हें ये फोकस करना चाहिए कि उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसे चेंज करना है, उसे कंपटीशन रेडी बनाना है, सो दैट क्या कर सकते हैं वो लोग, सो दैट वो लोग एक्चुअली मार्केट में कंपटीशन को बियर कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे आपका SBI है ना, SBI जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है बैंक का, SBI ने काफी ज्यादा डेवलप किया है। SBI का कभी आप आर्ट्स नहीं देखते थे, लेकिन अभी MS धोनी को उन्होंने क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर ले लिया है, ठीक है। वो लोग भी ऐड कर रहे हैं क्योंकि लोगों, उन्हें भी कस्टमर चाहिए, उन्हें भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आपका LIC वाले भी अभी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं करते थे, पहले बहुत सारे इंश्योरेंस होल्डर नहीं थे, सिर्फ एक ही कंपनी था, लेकिन आज के डेट में बहुत सारा कंपटीशन है, तो उन्हें भी सर्वाइव करना है, ओके ओके। सो लास्ट के 2 पॉइंट है स्टूडेंट्स, जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद जो नंबर 7 वाला पॉइंट है ना आपका, वो है आपका फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। जैसे मैंने बोला अभी के टाइम पे एक बिजनेस का क्या रोल है सर, वैल्यू क्रिएशन बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेस, ओके। कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएशन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर आजकल वैल्यू ओरिएंटेड हो चुके हैं, कि जहां पे आपको बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है विथ रिजनेबल प्राइस, विथ रिजनेबल वैल्यू, विथ हाईएस्ट वैल्यू, वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट वो लोग चूज करेंगे, ठीक है। तो द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एनुमरस। मैनेजर्स हु आर in charge of the operation of the organization depend on management accountant in realization of strategic goals of the organization. With the advent of time, the role of management accountant has changed from the merely interpreting, managing and recording the cost, creating value,
द कॉस्ट रिडक्शन स्टिल रिमेन द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट as it is specific impact on selling price fixation which impact the customer's value. The new business environment result management accounting distinguish between value added and value non value added activities. मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जो मैनेजर्स है एवरी डिपार्टमेंट के, उन्हें चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट का जो नॉन वैल्यू एक्टिविटीज है एंड वैल्यू एड एक्टिविटीज है उन्हें आइडेंटिफाई करना, नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज को इग्नोर करना या फिर एलिमिनेट करना एंड प्रॉपर वैल्यू क्रिएशन करना थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आज के डेट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मेन रोल बन चुका है। ओके, उसके बाद आता है कस्टमर ओरिएंटेशन। आज के टाइम पे जितने भी बिजनेस बन रहे हैं वो स्पेसिफिकली कस्टमर ओरिएंटेड हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। तो कस्टमर को फील होना चाहिए कि हाँ ये जो ब्रांड है ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उससे पहले अगर जो सर्विस मतलब जो सेल्स पर्सनल थे ना उनका जो रोल था वो बहुत चेंज था, लेकिन आज के डेट में अगर आप किसी कार शोरूम में जाओगे या फिर किसी भी शोरूम में जाओगे, ठीक है, किसी भी शॉप में जाओगे, तो जो सेल्स पर्सन है वो पोलाइटली आपके साथ बात करते हैं, आपके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको बहुत सारा सर्विस देते हैं। तो ये है कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस। तो इन द न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैज बिकम सिंगुलर गोल ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अपने कंपटीशन से ज्यादा एडवांटेज लेना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ये सारे के सारे बिजनेस का एक मेन गोल है। Companies have realized that in order to sustain in today's competitive environment, they need to become more customer driven and recognize the customers are crucial for the future success. This made the companies realize that customer satisfaction is one of the most important critical success factor, which helps the companies realize their strategic goals. Customer satisfaction is rational to cost, quality, reliability, deliver and choice and innovative new product. देखो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर ओरिएंटेड होना आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि आज के डेट में कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि पहले हम नोकिया का फोन लेते थे तो नोकिया का ही लेंगे, अब नोकिया नहीं है, सैमसंग है, आईफोन है, एप्पल है, कुछ भी, ठीक है, एप्पल का फोन है, वीवो का फोन है, ओप्पो का फोन है। सपोज मेरे पास एक एप्पल का फोन है, एप्पल वाले जैसे इनोवेटिव कर रहे थे ना पहले जैसे वो इनोवेट कर रहे थे अपनी प्रोडक्ट को, अभी नहीं कर रहे। लोग सैमसंग की तरफ ज्यादा जा रहे, लोग अब सैमसंग के S24 ज्यादा खरीद रहे रादर देन आईफोन 15 या फिर आईफोन 16 से पहले जो सैमसंग S25 है वो खरीदेंगे, क्योंकि कस्टमर को दिख रहा है कि वैल्यू कहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, कहाँ पे हमें प्रीमियम क्वालिटी मिल सकता है। अगर वीवो का कोई फोन अच्छा आता है जिसमें कैमरा बहुत अच्छा है तो वो फोन खरीद लेंगे। तो कस्टमर आज के डेट में किसी का नहीं है। ओके, कस्टमर सिर्फ क्या है, अपने पैसे का, अपनी वैल्यू का है। तो कस्टमर को अटेंशन में लाना, कस्टमर के अटेंशन अपने तरफ खींचना, अपने तरफ अटेंशन ड्रिवन करना, ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है टू ए बिजनेस एंड ऑल्सो टू द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल यहाँ पे चेंज हो गया कि कैसे अपने बिजनेस को कस्टमर ओरिएंटेड करना है। तो सर ये वाला क्वेश्चन सबसे बड़ा था, नो डाउट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, लेकिन ये जितने भी टॉपिक हमने स्टूडेंट डिस्कस किया ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार बस रीड कर लीजिए। जब ये वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो ना तो ये नो डाउट एक थ्योरेटिकल क्लास है तो आपको बोरिंग तो आएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन एक टॉपिक में कवर कर रहा हूं उसके बाद इमीडिएटली आप उसे थोड़ा सा रीड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ना वो देखिए। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें से 7 मार्क आता है आपके एग्जाम में। 7 मार्क के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए और ये गारंटेड 7 मार्क है, क्योंकि लॉ में यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉ में जैसे प्रोविजंस लिखना है, सेक्शंस लिखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने माइंड से, आप अपने खुद के एनालिसिस से भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट्स जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स थोड़ा सा मैच करना चाहिए आपकी बुक के हिसाब से, क्योंकि जो भी आंसर होता है ना, जो भी सजेस्टेड आंसर होता है CMA इंस्टीट्यूट का, वो बुक का होता है, ठीक है। तो जो भी कॉपी चेक करते हैं वो नॉर्मली रेफर करते हैं सजेस्टेड आंसर, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो आपकी एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेगा, ठीक है। तो कीवर्ड्स का यूज करिए, जो जो मैंने हाईलाइट किया है वो पढ़िए, ठीक है। सर आपने तो सब हाईलाइट किया है, नहीं, आपकी नोट्स में जो जो हाईलाइट है वो आपको पढ़ना है, ओके। उसके बाद जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला है वो आपको पढ़िए। इस चैप्टर से MCQ भी आएगा, एज वेल एज इस चैप्टर से आपका ये भी आएगा, इस चैप्टर से आपका MCQ भी आएगा, इस चैप्टर से आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। तो इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक बार आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया ना, उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। ये थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सपोज आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ओके। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का सर क्या क्या फंक्शन है, ओके।
मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो भी फंक्शन है आपने एक बार रीड कर लिया, उससे एक बार दोबारा आप रीड करिए, ठीक है। दोबारा मैंने एक बार क्लास किया ना, उसके बाद आप रीड करिए और उसके बिना देखे ना, बिना अपने आंसर शीट को, अपने नोट्स को प्रीफर करते हुए आप एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करिए और आप चेक करिए कितना आपका सही आ रहा है, कितना आपका गलत आ रहा है। ऐसे करते करते अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप थ्योरी को इजीली ट्रैक कर सकते हो। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, हम एक और क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।